जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महान सिंगर की। उनसे बेहतर सिंगर न कोई पहले आया न कोई उनके बाद आएगा। लोगों का जितना प्यार, जितनी मोहब्बतें, जितनी दुआएं, जितनी शोहरत, जितनी कामयाबी उनके हिस्से आई, किसी भी सिंगर को नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर कोकिला, देश की सबसे महान सिंगर लता मंगेशकर जी की। लता जी के चाहने वाले, उनकी आवाज को पसंद करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदी और उर्दू बोली जाती है वहां वहां उनकी आवाज के दीवाने हैं। लता से लता मंगेशकर का सफर लेकिन आसान नहीं था। जितना संघर्ष, जितनी जद्दोजहद उन्होंने की, शायद ही किसी ने की होगी। संघर्ष से सफलता का जो ये सफर था, इसके बारे में हम 10 ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं लता जी से जुड़ी हुई 10 अहम बातें। स्वर की मलिका लता जी का जन्म ही संगीत की फिजाओं में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जाने माने संगीतकार थे। 5 भाई बहनों में लता सबसे बड़ी थी। उनसे छोटी मीना, आशा, उषा और हृदय नाथ मंगेशकर से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये तो घर में ही संगीत की कोचिंग होती थी, क्लासेस होती थी, लेकिन लता जी का दिल उसमें कहीं नहीं लगता था। उनका दिल तो लगता था शरारतों में। कहते हैं वो जो पहिया होता था ट्रक का, उसके अंदर लता जी बैठ जाया करती थी और लड़के उसको घुमाते रहते थे। वो गोल 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 ऐसे घूमती रहती थी। इस तरह की शरारतों में उनका बहुत दिल लगता था। लेकिन एक दिन की बात है, क्लास चल रही थी उनके पिताजी की। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से एक सुर लगाने को कहा और उसके बाद वो किसी काम से अंदर चले गए। वो लड़का बार बार सुर लगा रहा था और जहां पे वो हरकत थी वो नहीं कर पा रहा था। तो लता जी कहीं से ऐसे निकली, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस छात्र से कहा कि यहाँ पे ऐसे सुर लगाया जाता है। उन्होंने जो गा के बताया वो देख के, मतलब वो लड़का तो हैरान था ही, तभी पीछे से उनके पिताजी आ गए और वो तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए अपनी बेटी की इस हरकत को देख के, उसके सुर को सुन के। उन्होंने रात में अपनी पत्नी से इस बात को डिस्कस किया और कहा कि इसके अंदर जो टैलेंट है और अगर ये सही से मन लगा ले तो ये बहुत कमाल कर सकती है। अभी लता जी 10-12 साल की हुई थी। उन्होंने थोड़ा बहुत गाना वाना शुरू किया था। तभी उनके पिताजी, जिन्होंने कई मराठी फिल्में बनाई थी और उसके बाद उनकी एक कंपनी थी, वो सब बुरे दौर से गुजर रही थी। इसके साथ साथ कई बीमारियों ने भी उन्हें घेर लिया और सारी जिम्मेदारी उस 10-12 साल की बच्ची यानी कि लता जी के ऊपर आ गई। लता जी ने 10-12 साल की उम्र में ही कंसर्ट में गाना शुरू कर दिया। उससे जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी उससे किसी तरीके की वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। 1943 में वो दिन भी आया जब दीनानाथ मंगेशकर साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और लता जी बुरी तरीके से टूट गईं। उस वक्त की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें जो है प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती थी, तो लता जी ने उन फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए जिससे वो बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि एक्टिंग और उससे पहले होने वाला मेकअप उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। 1943 में लता जी का पहला गाना आया, हिंदुस्तान वालों मुझको पहचानो। लेकिन अभी वो वक्त दूर था जब हिंदुस्तान वाले उनको पहचानते। संघर्ष के दिन जारी थे। लता जी के परिवार से जुड़े हुए मास्टर विनायक, जो कि फिल्म एक्ट्रेस नंदा के पिताजी थे, वो इनके परिवार से बहुत करीबी थे। वो इस परिवार को लेके मुंबई गए, एक छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। उसके बाद उन्होंने मास्टर गुलाम हैदर, उस वक्त के बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, उनसे लता जी को मिलवाया और कहा कि इस बच्ची में बहुत टैलेंट है। आप सुनिए। मास्टर गुलाम हैदर साहब भी उस बच्ची के टैलेंट देखकर हैरान रह गए। गुलाम हैदर साहब उस बच्ची लता को लेकर गए उस वक्त के बहुत बड़े
प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे एस मुखर्जी साहब, जो कि फिल्म शहीद बना रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि इस फिल्म में अगर आप इस बच्ची को गाना गवा देंगे तो उसका करियर चल निकलेगा। एस मुखर्जी ने जब लता जी की आवाज सुनी तो कहा कि इस बच्ची की आवाज बहुत पतली है, जो हीरोइन के ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी, और उन्होंने लता जी को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये प्लेबैक सिंगिंग के लायक नहीं है। संघर्ष का दौर जारी था। लता जी अपने घर से ट्रेन से जाती थी, पैदल लंबे लंबे सफर करके स्टूडियो पहुंचा करती थी लता जी, और वहां पे काम की तलाश में भटका करती थी। ये सफर जारी था। इसी बीच एक दिन लोकल ट्रेन में लता जी की मुलाकात हो गई एक नौजवान एक्टर से, जिसने अभी अभी फिल्मों में काम शुरू किया था। उस एक्टर से जब बातचीत में इन्होंने बताया कि वो प्लेबैक सिंगिंग करती हैं, तो उस युवा एक्टर ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत सारी सिंगर्स हैं, लेकिन मराठी लोगों का जो एक्सेंट है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता है हिंदी और उर्दू गानों में। लता जी को ये बात लग गई, क्योंकि उनको तो परफेक्शनिस्ट बनना था। लता जी ने अपने घर में एक टीचर लगाया, एक मौलवी साहब को लगाया, और उनसे उर्दू सीखनी शुरू की। उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर गहरा अभ्यास किया लता जी ने। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। और उस अभ्यास का असर ये था कि पूरी दुनिया की वाहिद एक ऐसी सिंगर है लता मंगेशकर, जिन्होंने पूरी जिंदगी में हजारों गाने गाए, लेकिन किसी भी गाने में कोई एक्सेंट में या उसके प्रोनाउंसिएशन में उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। अब आप जान के हैरान होंगे, जो ट्रेन में वो लड़का, जो युवक मिला था, जो लता जी की जिंदगी में एक बदलाव लाया था, वो कौन था? जी हाँ, वो थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब और लता जी के जो रिश्ते थे भाई बहन के, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। संघर्षों का दौर जारी था, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था जब लता से वो लता मंगेशकर बन जाती। आखिर में 1949 में वो वक्त आया। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश, उन्होंने मौका दिया लता दी को। फिल्म का नाम था महल। वो गाना याद होगा आपको, आएगा आने वाला। आएगा आने वाला, आएगा आएगा आने वाला। सुपर डुपर हिट हुआ। एक नई आवाज, एक खनकती हुई आवाज को सुन के हिंदुस्तान के लोग पागल उठे, दीवाने हो उठे। यहाँ पर हम आपको एक नई चीज बताते हैं कि उससे पहले जब रिकॉर्ड प्लेयर रिलीज होते थे, उसके ऊपर सिर्फ फिल्म एक्टर एक्ट्रेस का नाम होता था, म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर का नाम नहीं होता था। लेकिन देश में एक तहलका मच गया। लोगों में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर ये सिंगर कौन है। इतनी बातें कही जाने लगी कि आखिर में दोबारा फिल्म के रिकॉर्ड प्लेयर जो है वो रिलीज हुए, और उनके ऊपर नाम लिख के आया सिंगर का, लता मंगेशकर। और यहीं से उस मखमली आवाज का जादू पूरे देश से होते हुए पूरी दुनिया में छा गया। बैक टू बैक फिल्में आ रही थी, और लता जी अपनी आवाज का जादू बिखेरती जा रही थी। एक बहुत मजेदार किस्सा आपको बताते हैं। अमृतसर में आए थे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब। गुलाम अली खां साहब का बहुत बड़ा रुतबा था। वो एक होटल में ठहरे हुए थे, वहां उनसे कुछ लोग मिलने आए, तभी एकदम से उन्होंने सबको खामोश कर दिया। सब लोग देखने लगे हैरानी से, क्या बात है। बड़े गुलाम अली साहब कहीं दूर रेडियो पे बज रहा गाना सुन रहे थे, जो कि अनारकली का गाना था। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। वो आवाज सुनते रहे, गाना सुनते रहे। उसके बाद जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि प्यार से एक कमबख्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। ये किस्सा बहुत मशहूर हुआ। बड़े उस्ताद गुलाम अली के मुंह से तारीफ के वर्ड्स जो थे वो आसान नहीं थे, वो बहुत बेशकीमती वर्ड्स थे। प्लेबैक सिंगिंग में जो सबसे कमाल की बात होती है वो ये होती है कि आपको उस हीरो हीरोइन के लिए गाना होता है जिसकी आवाज आपसे मैच कर जाए।
ये हुनर इंडस्ट्री के अंदर रफी, लता और किशोर दा के अंदर था कि वो उस हीरो से ऐसे मैच करा देते थे अपनी आवाज की, लगता था कि वो वही गा रहा हो। लता जी जिन्होंने इंडस्ट्रीज की कितनी टॉप हीरोइंस के लिए गाना गाया और एक वक्त तो ऐसा ही लगता था जैसे वही गा रहे हो। याद करिए आप मधुबाला की वो खनकती हुई आवाज या मीना कुमारी की कंपन लेती हुई आवाज, नूतन या सायरा बानो की नोजल वाली आवाज, सब में ऐसा मैच करा देती थी लता जी कि क्या कहने। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। नंबर 6 पे आपको हम एक अहम बात बताते हैं कि लता जी जो है वो हमेशा अपने गानों में माहौल का, डिग्निटी का बड़ा ख्याल रखती थी। वो कोई भी ऐसा गाना नहीं गाती थी जिसको समाज में किसी ओछेपन से जोड़ा जाए या उस नजर से देखा जाए, इसीलिए वो ज्यादातर कैबरे से दूर रहती थी। लेकिन एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि लता जी एक गाना ऐसा है जो आप गाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सूट कर जाएगा आपकी आवाज को, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लता जी बहुत मानती थी, इसलिए उनकी उस रिक्वेस्ट को वो रिफ्यूज नहीं कर पाई। आपको याद होगा इंतकाम का गाना लता जी ने गाया, ओ जाने जा। जाने जा पहला कैबरे गाया उन्होंने और एक गाना पिक्चराइज हुआ था हेलन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा हेलन की वेस्टर्नाइज टच था उनकी उसमें, जो लता जी ने वेस्टर्न टच इस गाने में दिया है वो देखते ही बनता है। न जाने कितने ही कैबरे सॉन्ग किसी ने गाए होंगे, लेकिन उन सब के ऊपर भारी है लता जी का ये कैबरे सॉन्ग। लता जी के न जाने कितने गाने सुपर डुपर हिट हुए, हर उम्र के लोगों के लिए उन्होंने गाने गाए, लेकिन उनके गानों की खास बात ये थी कि वो जिस सिचुएशन पे गाना गाते थे उससे अपनी आवाज वो मैच करा देती थी। अनामिका फिल्म का एक गाना था, आपको याद होगा, वो संजीव कुमार के घर में पनाह लेती हैं और उसके साथ जब वो रात में गाना गाती हैं तो वो ऐसी आवाज में गाना गाती हैं कि ज्यादा लोगों को खुल ना पाए, ज्यादा लाउड ना हो। तो लता जी ने उस वक्त बिल्कुल माइक के पास जाके आधी आवाज में गाना गाया था। वो गाना तो आपको याद है ना, बाहों में चलिया। इसके अलावा जो महल का वो गाना जो सबसे पहले हिट हुआ था, याद है, आएगा आने वाला, वो गाना लता जी ने माइक से काफी दूर से गाना शुरू किया, उसके बाद वो माइक पे आई थी। आपको याद है, आप वो गाना सुनिए तो आपको याद आ जाएगा कि लगता है क्योंकि कहीं दूर से एक आवाज है वो आती आती एकदम से तेज हो जाती है, लाउड हो जाती है। तो ये आर्ट थी लता जी के अंदर, ये मेहनत थी उनका, सिचुएशन के ऊपर जो मेहनत करती थी, जो गाने के शब्दों पे जो वो मेहनत करती थी, अल्फाजों के उनकी मीनिंग के ऊपर जो मेहनत करती थी। लता यूं ही नहीं बनी थी। लता जी हिट होती ही चली जा रही थी, वो गाती ही चली जा रही थी, हर गाना उनका हिट हो रहा था। तो जाहिर बात है कि उनके आगे कौन ठहर पाता है। इसीलिए लता जी ने ऐलान कर दिया कि अब वो कोई अवार्ड नहीं लेंगे। उन्होंने अवार्ड लेने बंद कर दिए। बाद में उन्होंने एक ही अवार्ड लिया जिसके लिए वो डिजर्व तो करती ही थी, बल्कि वो अवार्ड डिजर्व करता था उनके लिए, और मैं कहूंगा कि वो अवार्ड ही उनके लिए बना था। जी हाँ, बात कर रहे हैं भारत रत्न की। भारत की वो रत्न थी, हम सबके दिलों में बसने वाली लता जी अवार्ड्स के ऊपर थी। लता जी ने रास्ते खोले इंडस्ट्री के सिंगर्स के लिए, बल्कि राइटर और म्यूजिशियन के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब से वो जो गाना गाएंगी वो जितने पॉपुलर और हिट होंगे, जो उससे कमाई होगी उसमें उनको रॉयल्टी भी लेंगी वो। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर थे जो नाराज हो गए थे लता जी से, उन्होंने कहा था कि वो रॉयल्टी उनको नहीं देंगे, उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। लेकिन लता जी से नाराज होकर कौन सफल हो सकता था, आखिर में सारे प्रोड्यूसर्स को झुकना पड़ा। लता जी ने एक रास्ता खोला रॉयल्टी पाने का। 10वें नंबर पे हम आपको बात बताएंगे कि लंदन के एल्बर्ट हॉल में दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज को सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा थे। उस आवाज, उस खनकती हुई आवाज, उस महकती हुई आवाज को
सुनने के लिए जब लोग इकट्ठा हुए तो उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग यानी कि दिलीप कुमार साहब आए। दिलीप कुमार साहब ने बहुत ही खूबसूरत डायलॉग उस वक्त बोले थे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने स्पीच दी थी लता जी को बुलाने के लिए। वो आप कभी भी YouTube के ऊपर सुन सकते हैं। तो लता जी जब आई थी तो उन्होंने कहा और उन्होंने वो दास्तां सुनाई थी कि जब ट्रेन में उनकी दिलीप कुमार से मुलाकात हुई थी और कैसे उसके बाद उन्होंने मेहनत करके इंडस्ट्री में वो मकाम हासिल किया, अपनी आवाज में एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज को कैसे दुरुस्त किया और उसके बाद कैसे वो कामयाबी के शिखर पे पहुंची। तो ये थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जुड़ी हुई 10 दास्तान। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलिए। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।